बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज है। एनडीए गठबंधन और महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के चयन को लेकर तैयारी तेज हो गई है। दोनों ही गठबंधन में सीट बंटवारे को लेकर सहमति बनती नजर नहीं आ रही है। इस कड़ी में बड़ी खबर सामने आ रही है। मिली जानकारी अनुसार नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया है। तेजस्वी ने अपने तय फॉर्मूले को अपने सहयोगियों के साथ साझा भी किया है, लेकिन कांग्रेस सहित तमाम सहयोगी दल इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले से नाराज है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार आरजेडी ने अपने खाते में 136 सीटें रखी है। कांग्रेस को 52 सीटें दी गई है, जबकि तीनों वाम दलों सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल को मिलाकर 34 सीटें दी गई है। वहीं वीआईपी पार्टी प्रमुख मुकेश साहनी को 20 सीटें देने का प्रस्ताव है। कांग्रेस नेताओं को जैसे इस फॉर्मूले की जानकारी मिली, उन्हें तुरंत आलाकमान को बताया, जिसके बाद कांग्रेस नेताओं के सुर बदल गए और कहने लगे कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन होगा ये जनता तय करेगी। तेजस्वी यादव के सीट शेयरिंग फॉर्मूला से महागठबंधन में भारी नाराजगी है। राजनीतिक जानकारों की माने तो तेजस्वी यादव के नेतृत्व में राजद इसी फॉर्मूले को लागू करना चाह रही है, लेकिन अन्य सहयोगी दल इस फॉर्मूले को मानने के लिए तैयार नहीं है। राजद का यह दाव सहयोगियों के लिए गले की फांसी बन रही है। महागठबंधन के सहयोगी दल इस फॉर्मूले से सहमत नहीं है। ऐसे में महागठबंधन में खींचातानी देखने को मिल सकता है। एक और जहां कांग्रेस 60 से 70 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रही है, तो वहीं दूसरी ओर वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी उप मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। कांग्रेस ना ही 52 सीट पर मानने को तैयार है और ना ही सहनी 20 सीटों पर मानेंगे। सहनी से 60 सीटों पर चुनाव लड़ने की मांग की थी। यही नहीं, सबसे बड़ा सवाल यह है कि हाल ही में भारी मंच से महागठबंधन में जुड़े पशुपति पारस और झामुमो जेएमएम को आखिर कितनी सीटें मिलेगी। बता दें कि राजद कांग्रेस ने मिलकर तय किया है कि विजय पथ पर बढ़ने के लिए दोनों दल थोड़ा थोड़ा त्याग करेंगे, ताकि नए साथियों को भी मौका मिल सके। लेकिन हकीकत यह है कि आरजेडी का फॉर्मूला फिलहाल किसी सहयोगी को रास नहीं आ रहा। बता दें कि विधानसभा चुनाव का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन अब तक महागठबंधन में अंदरूनी कलह खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। भोजपुरी सिनेमा इंडस्ट्री के सुपरस्टार पवन सिंह के राइज एंड फॉल रियलिटी शो में शामिल होने के बाद से लगातार चर्चा में बने हुए हैं। पवन सिंह के इस फैसले ने न केवल उनके फैंस को बल्कि पूरे एंटरटेनमेंट जगत को हैरान कर दिया है। इसी बीच कई सवाल भी उठ रहे हैं, जिनमें उनकी फीस और बिग बॉस जैसे लोकप्रिय शो को न चुनने की वजह शामिल है। खैर, हम चलिए इस आर्टिकल में जानते हैं कि पवन सिंह को राइज एंड फॉल में जाने के लिए कितनी फीस मिली है। क्या राइज एंड फॉल के लिए 27 करोड़ रुपए मिले हैं? सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि पवन सिंह ने राइज एंड फॉल में हिस्सा लेने के लिए 27 करोड़ रुपए भारी भरकम फीस ली है। यह दावा दर्शकों के बीच एक बड़ा सवाल बन गया है। हालांकि इस दावे की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। पवन सिंह या उनकी टीम की तरफ से इस पर कोई बयान सामने नहीं आया है। 1 घंटा जमकर गाली दूंगा, भोजपुरी सुपरस्टार पवन सिंह ने ऐसा क्यों कहा? क्या राइज एंड फॉल ने बिग बॉस की टीआरपी पर असर डाला? कुछ मीडिया रिपोर्ट्स और दर्शकों का कहना है कि पवन सिंह के राइज एंड फॉल में आने से बिग बॉस 19 की टीआरपी पर असर पड़ा है। उनका तर्क है कि पवन सिंह के फैंस दोनों शो के बीच बट गए हैं, जिससे बिग बॉस को नुकसान हो रहा है। दरअसल पवन सिंह का राइज एंड फॉल में आना एक बड़ा कदम है, जिसने भोजपुरी मनोरंजन जगत में हलचल मचा दी है। जहां पवन सिंह हो वहां चर्चा ना हो, ये हो नहीं सकता। आकृति नेगी को फिल्म में काम करने के लिए ऑफर दे डाला। बिहार की नवीनतम अपडेट्स के लिए डिजिटली टॉक्स इंडिया से जुड़े रहे और पाइए बिहार की हर पल की जानकारी, बिहार की हर खबर सबसे पहले आपके पास, क्योंकि हम रखते हैं आपको हर पल के लिए तैयार। जुड़े रहे हमारे साथ और बने रहे अपडेटेड। बिहार की राजनीति में एक बार फिर गर्माहट बढ़ गई है। भाजपा मंत्री डॉक्टर राजकुमार सिंह राजू उर्फ राजू सिंह के कोल्ड स्टोर परिसर में प्रस्तावित एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन ने जदयू नेता सुबोध शंकर कुमार उर्फ राजकुमार को इतना आहत किया कि उन्होंने पार्टी से ही इस्तीफा दे डाला। राजकुमार जदयू किसान और सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव थे और साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं। राजकुमार का तर्क है कि 18 सितंबर को प्रस्तावित कार्यकर्ता सम्मेलन पारू विधानसभा क्षेत्र में पड़ने वाले कोल्ड स्टोर परिसर में होना तय किया गया है, जबकि कार्यक्रम साहेबगंज 20 से जुड़ा हुआ है। इसे वह स्थानीय राजनीतिक अस्मिता पर चोट मानते हैं। यही वजह है कि उन्होंने साफ कहा, इस समझौते को मानना
नामुमकिन है। दरअसल पिछले 2 साल से राजकुमार मंत्री राजू सिंह के खिलाफ चुनावी तैयारी में जुटे बताए जाते हैं। चर्चा है कि वह विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी के संपर्क में है। बता दें, पिछली बार साहेबगंज सीट से वीआईपी के टिकट पर राजू सिंह ने जीत दर्ज की थी। बाद में उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया। राजनीतिक समीकरण यही कहते हैं कि इस बार भी महागठबंधन में यह सीट वीआईपी के खाते में आ सकती है। ऐसे में राजकुमार का इस्तीफा सीधा एनडीए के भीतर खेमेबाजी को हवा देने वाला है। इस्तीफे के बाद राजकुमार ने सोशल मीडिया पर एक तीखा संदेश भी पोस्ट किया। कदम कदम पर लड़े थे तुमसे, कदम कदम पर लड़ेंगे तुमसे, दम है कितना दामन में तेरे, देख लिया है देखेंगे। यह बयान साफ संकेत देता है कि वह आने वाले चुनाव में सीधी चुनौती देने की तैयारी में है। इधर गायघाट विधानसभा सीट से जदयू के लिए गले की हड्डी साबित हो रही है, जहां जदयू नेता प्रभात किरण और लोजपा आर के पूर्व प्रत्याशी कोमल सिंह दोनों अपनी अपनी दावेदारी पर अड़े हुए हैं। हालात इतने बिगड़े कि गुरुवार को होने वाले एनडीए का सम्मेलन अचानक स्थगित कर दिया गया। यह सम्मेलन जदयू की ओर से आयोजित होना था, लेकिन सीट को लेकर खींचतान ने पूरे एनडीए खेमे में तनाव पैदा कर दिया। राजनीतिक पंडित मानते हैं कि साहेबगंज और गायघाट में जो दरार उभर रही है वह एनडीए की एकजुटता पर सवाल खड़े करती है। भाजपा और जदयू के बीच इस खींचतान का सीधा असर 2025 की चुनावी रणनीति पर पड़ सकता है। बिहार चुनाव जैसे जैसे करीब आ रही है, सियासी हलचलें तेज होती जा रही है। इसी बीच सबसे बड़ी सुर्खी बनी हुई है बाहुबली अनंत सिंह की संभावित एंट्री। जनता दल यूनाइटेड में मोकामा के पूर्व विधायक और छोटे सरकार के नाम से मशहूर अनंत सिंह के जदयू में आने की चर्चा ने पार्टी के भीतर ही मतभेद की आग सुलगा दी है। दरअसल पिछले महीने अनंत सिंह ने मोकामा में केंद्रीय मंत्री लल्लन सिंह के साथ रोड शो कर सबको चौंका दिया था। इसके बाद उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी से मुलाकात की और फिर पटना में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से भी आमने सामने बातचीत की। इन घटनाओं के बाद यह अटकलें तेज हो गई है कि अनंत सिंह जदयू की ओर से मोकामा सीट से उम्मीदवार हो सकते हैं। मगर मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि अनंत सिंह की पत्नी नीलम देवी अभी राष्ट्रीय जनता दल की विधायक है। दिलचस्प बात यह है कि पिछले साल विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के दौरान नीलम देवी ने खुले तौर पर जदयू का समर्थन किया था। यानी परिवार का सियासी रुझान पहले से ही नीतीश के दरबार की ओर झुका दिख रहा था, लेकिन जदयू के भीतर इसे लेकर गहरी दरार साफ दिखने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता नीरज कुमार ने अनंत सिंह की उम्मीदवारी पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने तीखे लहजे में कहा कि अनंत सिंह तो हमारी पार्टी के सदस्य भी नहीं है, फिर चुनाव कैसे लड़ सकते हैं। उनकी आपराधिक छवि के चलते ही नीतीश सरकार ने उन्हें कई बार जेल भेजा। पार्टी को ऐसे लोगों से दूरी बनानी चाहिए, वरना छवि धूमिल होगी। यही अनंत सिंह थे जिन्होंने नीतीश कुमार पर टिकट बेचने का आरोप लगाया था, जो विपक्ष तक नहीं बोला। नीरज कुमार का यह बयान यूं ही नहीं है। दरअसल चर्चा यह भी है कि वे खुद मोकामा सीट से चुनाव लड़ने की तैयारी में है। ऐसे में अनंत सिंह का जदयू टिकट पर दावा उनके सियासी समीकरणों को सीधे सीधे चुनौती देता है। बाहुबली अनंत सिंह के जदयू में आने के अटकलों से एक तरफ जहां सियासी गर्मी बढ़ गई है, वहीं पार्टी के भीतर टकराव खुलकर सामने आ गया है। नीतीश कुमार के लिए यह स्थिति किसी दो धारी तलवार से कम नहीं। अगर वे अनंत सिंह को टिकट देते हैं तो पार्टी की साफ सुथरी छवि पर दाग लगने का खतरा है, और अगर किनारा करते हैं तो मोकामा में सीट गंवाने का रिस्क बढ़ जाएगा। सियासी जानकारों का कहना है कि मोकामा विधानसभा की जंग अब सिर्फ चुनावी सीट का मामला नहीं रह गया, बल्कि यह नीतीश कुमार की राजनीतिक रणनीति और नैतिक छवि की परीक्षा भी है। पुलिस ने सेक्स रैकेट का पर्दाफाश किया। झारखंड से लड़कियों को बुलाकर बर्थडे पार्टी की आड़ में न्यूड डांस और देह व्यापार चल रहा था। पुलिस ने मौके से 2 लड़कियों और 2 लड़के को गिरफ्तार किया है, जबकि 6 लड़के अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। भागलपुर शहर के वास्तु विहार कॉलोनी में रविवार की रात पुलिस ने छापा मारा तो वह दंग रह गई। सूत्रों के मुताबिक रविवार रात जोरदार म्यूजिक और शोरगुल की सूचना पर डायल 112 की टीम वास्तु विहार पहुंची। जैसे ही पुलिस ने दरवाजा खोला तो फ्लैट के अंदर का मंजर चौंकाने वाला था। 2 लड़कियां न्यूड डांस कर रही थी और 8 लड़के शराब के गिलास हाथ में लिए मजा ले रहे थे। कमरे में शराब की बोतलें, कंडोम, दवाइयों के रैपर बिखरे पड़े थे। पकड़ी गई दोनों लड़कियों ने पूछताछ में बताया कि भागलपुर के ही दीपक नामक युवक ने उन्हें झारखंड से बुलाया था। दीपक ने उन्हें बताया था कि वह महज एक बर्थडे पार्टी है जहां उन्हें सिर्फ डांस करना है, लेकिन पार्टी के दौरान लड़कों ने
सर्विस की डिमांड शुरू कर दी और इनकार करने पर लड़कियों को धमकाया। मजबूरी में इन्हें गंदे खेल में शामिल होना पड़ा। गिरफ्तार किए गए एक युवक सुशांत ने पुलिस को बताया कि वह सिकंदरपुर का रहने वाला है। उसके मुताबिक दोस्त आसिफ का बर्थडे था और उसने उसे बुलाया था। सुशांत का दावा है कि उसे लड़कियों के बुलाए जाने की जानकारी नहीं थी। हालांकि पुलिस को इस बयान पर शक है और अन्य लड़कों की तलाश जारी है। दिलचस्प बात यह है कि जिस फ्लैट में यह गोरख धंधा चल रहा था वहां से कुछ ही दूरी पर बाईपास थाना के SHO प्रभात कुमार शर्मा रहते हैं। बावजूद इसके उन्हें भनक तक नहीं लगी। डायल 112 की टीम ने बाईपास थाना को सूचना दी, लेकिन थाना पुलिस को मौके पर पहुंचने में करीब 1 घंटा लग गया। फिलहाल DSP नवनीत कुमार के निर्देश पर पूरे मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस फरार 6 लड़कों, मुख्य आरोपी दीपक और पूरे रैकेट के नेटवर्क की तलाश में जुट गई है। शुरुआती जांच से साफ है कि बर्थडे पार्टी की आड़ में चल रहा है सेक्स रैकेट कई बड़े चेहरों से जुड़ सकता है। भागलपुर पुलिस अब यह पता लगाने में लगी है कि झारखंड से लड़कियों को यहां लाने का सिलसिला कब से चल रहा था और इसके पीछे कौन कौन शामिल है। बिहार के पर्यटन विभाग का एक नया नक्शा वायरल हो गया है, लेकिन इस बार कारण किसी खास पर्यटन स्थल की सुंदरता नहीं बल्कि नक्शे में एक बड़ी गलती का है। पटना और गया के बीच बसा जहानाबाद जिला इस नक्शे में गायब हो गया है। जी हाँ, सही सुना आपने। इस मैप में जहानाबाद का नाम कहीं दिखाई नहीं देता, जबकि भोजपुर जिले का नाम 2 बार लिखा गया है। यह मैप बिहार में बोली जाने वाली विभिन्न भाषाओं को दर्शाने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह गलती इस मुद्दे को और भी दिलचस्प बना देती है। सवाल उठ रहा है कि क्या बिहार के पर्यटन विभाग को जहानाबाद जिले की जानकारी नहीं है। बिहार के विभिन्न क्षेत्रों में बोलचाल की भाषाओं को लेकर विभाग ने एक पोस्ट शेयर किया था। इस पोस्ट में बिहार के जिलों के बारे में जानकारी दी गई थी कि कहां कौन सी भाषा बोली जाती है, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई वह यह थी कि पटना और गया के बीच स्थित जहानाबाद जिले का नाम नक्शे से गायब था। इसके बजाय भोजपुर जिले का नाम 2 जगहों पर लिखा गया है, जो पूरी तरह से गलत था। अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या यह विभाग की नासमझी है या फिर किसी ने जानबूझकर इसे नजरअंदाज किया। नक्शे में यह बताया गया कि बिहार के किस इलाके में कौन सी भाषा बोली जाती है। भोजपुरी रीजन में चंपारण, सिवान, बक्सर, सारण, भोजपुर, कैमूर और रोहतास, बजिका क्षेत्र में सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, वैशाली, अंगिका में बांका, मुंगेर, भागलपुर, मैथिली रीजन में मधुबनी, दरभंगा, कटिहार, समस्तीपुर, सहरसा, मगही रीजन में पटना, अरवल, नालंदा, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, गया और औरंगाबाद। हालांकि जहानाबाद जिले का नाम कहीं भी नहीं था। यह विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही या तकनीकी गलती की ओर इशारा करता है। सोशल मीडिया पर इस मामले को लेकर भारी बहस हो रही है। यूजर्स इसे भ्रष्टाचार और दूसरी लापरवाहियों से जोड़ रहे हैं। कुछ यूजर्स ने तो यह सवाल भी किया है कि क्या पर्यटन विभाग को बिहार के हर जिले का सही ज्ञान भी नहीं है। बिहार की सांस्कृतिक विविधता को दर्शाने वाले इस नक्शे में ऐसे बड़े स्पष्टीकरण की जरूरत है ताकि जनता को सही जानकारी मिल सके। एशिया कप में भारत और पाकिस्तान के बीच मैच रविवार 14 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच के लिए अभी टीम इंडिया का ऐलान नहीं हुआ है। भारतीय स्क्वाड में 5 खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ आज तक एक भी मैच नहीं खेला है। 14 सितंबर को होने वाले मैच में इन खिलाड़ियों को पाकिस्तान के खिलाफ खेलने का मौका मिल सकता है। भारत और पाकिस्तान के बीच 2012-13 से कोई भी द्विपक्षीय सीरीज नहीं खेली गई है। इन दोनों टीमों के बीच क्रिकेट मैच केवल अंतर्राष्ट्रीय और एशियाई इवेंट्स में ही होते हैं। इस वजह से भारत की टीम में शामिल हुए युवा खिलाड़ी अब तक पाकिस्तान के खिलाफ कोई मैच नहीं खेले हैं। इन खिलाड़ियों में भारत के ओपनिंग बल्लेबाज अभिषेक शर्मा, विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन और जितेश शर्मा का नाम शामिल है। इनके साथ ही तिलक वर्मा और रिंकू सिंह ने पाकिस्तान के खिलाफ आज तक कोई मैच नहीं खेला है। भारत के इन 5 खिलाड़ियों में 3 प्लेयर्स को एशिया कप के पहले मैच में मौका मिला था। अभिषेक शर्मा, तिलक वर्मा और संजू सैमसन यूएई के खिलाफ प्लेइंग 11 में शामिल थे। अगर टीम इंडिया के पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में कोई बदलाव नहीं करती तब ये खिलाड़ी पाकिस्तान के खिलाफ अपने करियर का पहला मैच खेलेंगे। वही रिंकू सिंह और जितेश शर्मा को इंतजार करना होगा। पाकिस्तान के खिलाफ मैच में भारत की प्लेइंग 11 का ऐलान 14 सितंबर को मैच से पहले ही किया जा सकता है। एशिया कप 2025 T20 फॉर्मेट में हो रहा है। वही भारतीय टीम में शुभमन गिल और कुलदीप यादव 2 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ ओडीआई मैच तो खेला है, लेकिन T20 अब से पहले पाकिस्तान से कभी आमना सामना नहीं हुआ है। 14 सितंबर को गिल और कुलदीप पाकिस्तान के खिलाफ
पहला T20 मैच खेल सकते हैं।